दोस्तों नमस्कार। ये है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, प्रत्येक दिन की तरह जो है अपने इस राजनीति विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं, जिसमें मिश्रित प्रश्नों का एक विशेष संकलन किया जाता है रोज़। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक विनम्र निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल जाब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान को दबाएं और बेल ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस जो हैं आपको सबसे पहले दोस्तों प्राप्त हो सके। तो आइए बिना विलम्ब किए हुए अपने इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दोस्तों ये रहा, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिल कर्ता के आशय, उद्देश्य, कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। तो ये कथन कहने वाले कौन थे? क्या पीटर विंच थे, या सी हुल थे, या डी ह्यूम थे, या आर ए थे? तो बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों कौन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपने सही उत्तर संभवतः दिया होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी जो यह कथन कहने वाले थे वे पीटर विंच थे। दोस्तों अंग्रेजी राजनीतिक दार्शनिक जो पीटर विंच हैं ने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार के यथेष्ट रूप में जो है वर्णन शामिल कर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। इसका इन्होंने खंडन किया था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। यह है दूसरा प्रश्न, व्यवहारवाद जो है अल्पकालिक क्यों था? प्रश्न है, व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? क्योंकि वह सर्वसम्मत प्राप्त करने में अक्षम था। क्या ये सही हो जाएगा? या इसमें अत्यधिक सैद्धांतिक हठधर्मिता थी? क्या ये सही हो जाएगा? क्या यह किसी स्थान विशेष तक सीमित था? अथवा यह शीत युद्ध के पूर्वाग्रह से ग्रसित था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर मित्रों ए हो जाएगा। यानी व्यवहारवाद अल्पकालिक इसलिए हुआ क्योंकि वो सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए नहीं सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईस्टन के अनुसार जो है दोस्तों कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? यानी ईस्टन का कहना है कि इनमें से एक कोई सदी है जिसको उन्होंने वैज्ञानिक विधि की संज्ञा दी है। तो सदी का नाम बताना है। क्या 17वीं सदी होती थी, या 18वीं, या 19वीं, या 20वीं? तो बताना है कौन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी 19वीं सदी को जो है ईस्टन महोदय ने वैज्ञानिक सदी की संज्ञा दी है, या वैज्ञानिक सदी माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा तत्व जो है राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए ध्यान दीजिए, राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में है मित्रों, ध्यान से पढ़िए। तो कौन सा सही होगा ये बताना है। राष्ट्र, राज्य, क्या ये सही हो जाएगा? या फिर लिखा हुआ है रीति रिवाज, क्या ये सही हो जाएगा? या सी नंबर में लिखा हुआ है विश्वास एवं मूल्य, क्या ये सही हो जाएगा? और डी नंबर में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कोई नहीं, क्या ये सही हो जाएगा? तो बताना है कि कौन सा दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का मित्रों सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही जो सही उत्तर आपका हो जाएगा। यानी विश्वास एवं मूल्य जो हैं राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारक हैं या तत्व हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। फिर ये प्रश्न रहा राजनीतिक संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। राजनीतिक संस्कृति शब्द युग्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जाता है? यानी राजनीतिक संस्कृति शब्द युग्म का जो प्रयोग है किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो बताना है क्या फाइनर और सिडनी ने, या सिडनी बर्बा लासवेल ने,
या आमंड और सिडनी बर्बर ने, या लासवेलिया और आमंड ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी आमंड और सिडनी बर्बर ने राजनीतिक संस्कृत शब्द युग्म का सबसे पहला प्रयोग किया था। दोस्तों उस प्रयोग आमंड और सिडनी बर्बर में ही अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर में किया था। पुस्तक का नाम है उनकी द सिविक कल्चर। इसी पुस्तक में संस्कृत राजनीतिक संस्कृत शब्द युग्म का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजनीतिक जो है समाजीकरण का एक अभिकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का एक अभिकरण नहीं है या साधन नहीं है? तो क्या राजनीतिक प्रतीक या परिवार या राजनीतिक दल या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी सही होगा, यानी राजनीतिक समाजीकरण का इनमें से ये कोई भी लक्षण नहीं है। ठीक है मित्रों, दोस्तों राजनीतिक समाजीकरण की जो सर्वप्रथम व्याख्या है वो हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में किया था। क्या है पुस्तक? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में किया था, जिसके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है। तो ध्यान रखें मित्रों, इनमें से जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर केवल डी सही होगा। आगे देखते हैं, ये रहा दूसरा प्रश्न। प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था। तो किनको विचारों को लिया था ये जानना है कि किनके विचारों को लिया था। क्या हेराक्लिटस के विचारों को लिया था प्लेटो ने, या पारमेनिडीज के, या जो है सुकरात के विचारों को लिया था, या सभी के विचारों को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी के विचारों को जो है प्लेटो ने अपने में शामिल किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 घटकों का सही क्रम बताना है। प्लेटो ने सद्गुण के 4 घटक बताए हैं और वो कौन से घटक हैं, इनको आपको उत्तर के रूप में व्यक्त करना है, बताना है। क्या न्याय होगा, या साहस होगा, संयम होगा, बुद्धिमानी होगी, ये बताना है। इनका क्रम बताना है, सही क्रम क्या होगा। तो जो सही क्रम होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका उत्तर कहने का मतलब ये है कि जो है चौथा जो है 1 में आएगा, यानी चौथा नंबर जो है पहले आएगा, फिर आएगा आपका जो है दूसरा नंबर, और फिर आएगा आपका जो है तीसरा नंबर, और पहला नंबर बाद में आएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? प्लेटो ने जो है मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? क्या गुफा के रूपक द्वारा, या विभक्त पंक्ति के रूपक द्वारा, या रूप के सिद्धांत द्वारा, या उपर्युक्त सभी के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तीनों ये शामिल हैं मानव मन की क्रियात्मकता के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? ये बताना है कि कौन ऐसा व्यक्तित्व है इसमें जो प्लेटो का समर्थन करता है, बाकी जो हैं विरोधी हैं। तो क्या पापर समर्थन करते हैं, या कार्ल मार्क्स, क्रासमैन, या बर्लिन, या लेविन्सन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लेविन्सन महोदय जो हैं प्लेटो के समर्थक हैं। दोस्तों लेविन्सन जो है प्लेटो के समर्थकों में गिने जाते हैं, जबकि क्रासमैन, बर्लिन, पापर ये आलोचक हैं। कार्ल पापर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत प्लेटो को स्वप्नदर्शी और सर्वाधिकारवादी माना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। हम संविधान के, अब भारतीय संविधान से संबंधित देखिए प्रश्न है, हम संविधान के अंतर्गत हैं, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। कहते हैं क्या? लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए यह लागू हो सकता है, ये प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है विभिन्न देशों के अच्छे अच्छे प्रावधानों का जो है क्या है, मिश्रण है ना, मिश्रण। तो उसी के तहत अमेरिका के देश से भी अपने देश में जो है दोस्तों कुछ प्रावधान संवैधानिक लिए गए हैं। उन्हीं में से एक प्रावधान ये भी है, और ये जो कथन है ये भारत के संबंध में भी लागू हो सकता है। तो याद रखें मित्रों, हम संविधान के अंतर्गत हैं, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं, ऐसा जो उल्लेख है राज्य यूएसए के संविधान में लागू है, और भारत के संबंध में भी ऐसा लागू हो सकता है, क्योंकि वहीं की व्यवस्था का ही प्रावधान अपने देश के संविधान में उल्लिखित मेंशन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है अगला प्रश्न। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है प्रतिष्ठापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या होगा, यानी जो सही क्रम लिखना है, बताना है इनका किस प्रकार, पहले शब्द कौन आया, फिर बाद में, और सबसे लास्ट में कौन सा शब्द आता है, ये बताना है। समानता क्या आती है सबसे पहले, या स्वतंत्रता आती है, या न्याय, या भ्रातृत्व, ये बताना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर, यानी न्याय पहले आता है, और फिर आती है स्वतंत्रता, यानी न्याय, यानी 1 नंबर पर न्याय, 2 नंबर पर स्वतंत्रता, और 3 नंबर पर आपका आता है जो सी, कौन सा नंबर आएगा, तो ये ए नंबर आएगा 3 नंबर पर ये, ठीक है दोस्तों। और चौथा नंबर जो है आपका ये भ्रातृत्व आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द लागू होता है, किस पर लागू होता है ये बताना है। पद अथवा या पद तथा अवसर की समानता के लिए न्याय शब्द प्रयोग होता है। आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के लिए, राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय के लिए, या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। क्या सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो न्याय की बात कही गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वो न्याय से तात्पर्य है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बताया गया है। एक सार्ट ट्रिक के माध्यम से हमने सारा शब्द जोड़ा है, यानी सारा, यानी कि सामाजिक हो गया, और बड़ा की मात्रा से आर्थिक हो गया, और रा से राजनीतिक। तो सारा शब्द एक ट्रिक के माध्यम से इसको कर सकते हैं कि सारा न्याय, ये मतलब है। आगे प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट ये है, ये प्रश्न दिया गया है, कौन से निम्नलिखित घटकों के माध्यम से भारत के संविधान में आर्थिक न्याय की अवधारणा प्रदान की गई है। तो किस किस में ये उल्लेख मिलता है कि आर्थिक न्याय की बात लिखी गई है, ये बताना है। क्या प्रस्तावना और राज्य के नीति तत्वों में मिलती है, या जो है प्रस्तावना और मौलिक अधिकार में, या सी नंबर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में, या मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपने लगा लिया होगा। जो न्याय की बात मिलती है, आर्थिक न्याय की बात, तो वो भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें मिलता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आर्थिक न्याय से संबंधित बातें निहित की गई हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 36 से 51 तक न्याय नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन या प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया था, उसके सदस्यों का क्या किया गया था, वो कसत आए थे संविधान सभा में, ये बताना है।
ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनयन उनका किया गया था। क्या ये सही है? नहीं, ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत। दूसरा है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया गया था। क्या ये सही हो जाएगा? बताना है आपको। नहीं, ये भी गलत है ना। तीसरा है विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचन हुआ था। इसको बताना है आपको। और चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुने गए थे, निर्वाचित किए गए थे। क्या ये? तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान सभा के लिए जो सदस्य आना था उनका जो है प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा जो है उनका निर्वाचन हुआ था। ठीक है मित्रों, ये प्रश्न हल होता है। और आगे प्रश्न हल करते हैं। ये है अपना अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य जो है व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को विशेषता सुनिश्चित करता है। यानी भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है का कौन सा उद्देश्य जो है व्यक्तिवाद और समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को बनाए रखने का कार्य करता है। क्या वो शब्द न्याय होगा, या स्वतंत्रता होगी, या समता, या बंधुत्व होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर मित्रों डी हो जाएगा। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यही जो शब्द है व्यक्तिवाद और समष्टिवाद के जो दोस्तों मध्य सामंजस्य बनाए रखता है। आगे प्रश्न फिर हल करते हैं। ये रहा अपना प्लस, मिलान करना है और फिर आपको कूट के माध्यम से इस प्रश्न का सही उत्तर भी देना है। ये रहा, चलिए पढ़ मिलाते हैं। भारतीय संविधान सभा जो है के स्पीकर कौन थे ये बताना है आपको। अब देखिए इसमें जो है स्थायी और अस्थायी की बात नहीं की गई है। तो जो व्यक्ति मिले इसमें एक व्यक्ति का नाम आया है उसमें, तो आपको मिलान कर लेना है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के सचिव कौन थे, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। तो ये बातें आपको जो है मिलान करना है। तो बताइए क्या सही होगा। क्या आप जानते हैं कि संविधान सभा के स्पीकर कौन थे? बताइए। तो संविधान सभा के जो स्पीकर थे, अब देखिए वैसे तो अध्यक्ष स्थायी और अस्थायी की बात की गई है संविधान सभा में। अब देखिए इसमें एक ही साथ दो प्रश्नों को दे दिया गया है, दो पॉइंटों को। तो यहाँ से मिलाते हैं। संविधान सभा का आपको जानते हैं वैधानिक सलाहकार VN राव को बनाया गया था, और संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो VT कृष्णाचारी थे, आप जानते हैं ये। और संविधान सभा के जो दोस्तों सचिव थे वे कौन थे? तो HV अयंगर थे। संविधान सभा के जो सचिव थे HV अयंगर थे ये। तो अब जो बचता है संविधान सभा के स्पीकर, या कह सकते हैं लोकसभा के प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे, तो वो GV मावलंकर जी थे। ये इस तरह से ये सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो है प्रश्नानुसार जो है आपका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है अगला प्रश्न, ये भी वैसे ही है। मिलान करना है सूची 1 को 2 से और कूट के माध्यम से फिर इसका आपको उत्तर प्रस्तुत करना है, देना है। शेल्डन ऑलिवर लोक प्रशासन की शक्ति, क्या इनका संबंध इससे है? या दूसरा लिखा हुआ है अल्बर्ट लेपावर्की प्रबंधन का दर्शन, क्या इनका संबंध इससे है? फिर लिखा हुआ है अशोक चंदा प्रशासन संगठन और प्रबंधन की कला एवं विज्ञान, क्या इनका संबंध है इससे? या SE फाइनर भारतीय प्रशासन, क्या इनका संबंध इससे है? तो बताना है दोस्तों क्या सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है मित्रों सी सही हो जाएगा। यानी C नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं मिलान क्या है। तो शेल्डन ऑलिवर ने प्रबंधन का दर्शन, तो 1 का 2, और अल्बर्ट लेपार्की का जो है प्रशासन संगठन से संबंध है, तो B का जो है 3, और जो अशोक चंदा का संबंध है वो भारतीय प्रशासन से है, तो C का 4 और D का
1 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं मित्रों, किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देश के साथ जो है एक तरफा रियायतें देने वाली विदेशी नीति या विदेश नीति को अपनाया था? मित्रों, ये भारतीय विदेश नीति से संबंधित प्रश्न है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में विशेषकर टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी और यूपीएससी या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इनको नोट करते चले मित्रों, अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ जो एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति का जो है अनुसरण किया था? तो इंद्र कुमार गुजराल थे, मनमोहन सिंह या पीवी नरसिम्हा राव या वीपी सिंह थे? तो आप जानते होंगे कि आई.के. गुजराल जो है, इंद्र कुमार गुजराल ने जो है पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायतें देने वाली नीति का प्रतिपादन किया था। इसी सिद्धांत आई.के. गुजराल द्वारा अपनाई गई इस नीति को जो है आई.के. गुजराल सिद्धांत भी के नाम से भी जो दोस्तों जाना जाता है, जिसका जो उद्देश्य था तो क्या था? भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सद्भावना और विश्वासपूर्ण सहयोग जो करते हुए किसी भी प्रकार के प्रतिपादन का आग्रह नहीं करेगा। और देख लेते हैं उद्देश्य के संबंध में। तो जानते हैं आप कि दूसरा उद्देश्य विवादास्पद जो युद्धों के बारे में शांति और लचीली नीति का अनुसरण किया जाएगा, और द्विपक्षीय जो लेन देन की अनिवार्यता पर जोर न देकर एक तरफा दोस्ताना रियायतें देने का इन्होंने ऐलान किया था। एक और देख लेते हैं, तो पड़ोसी देशों की चिंताओं एवं मांगों के प्रति संवेदनशील रहना भी इस नीति का उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये पिछले 7 सालों में प्रश्न है, पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं, ये बताना है। भारत नेपाल शक्ति व्यापार समझौता किया है, क्या है सही कि गलत, ये बताना है। या दूसरा नंबर दिया गया है अफगानिस्तान मैत्री संबंध हुए हैं, क्या सही गलत है, ये बताना है। या बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के साथ समझौता हुआ है, ये बताना है। या मालदीव में संसद का निर्माण के संबंध में समझौता हुआ है, ये बताना है। क्या सही है, ये बताना है। दोस्तों, इसके कोर्ट के आंसर जो दिए गए थे वो नहीं हुए हैं इसमें, तो हम बता देंगे ऐसे ही इसमें से कौन से सही होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएंगे वो भारत नेपाल शक्ति व्यापार समझौता और अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध, यही दोनों जो पॉइंट है दोस्तों सही है। बाकी 2 पॉइंट जो हैं इसके गलत दिए गए हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि भारत नेपाल विद्युत व्यापार समझौता सन 2014 में किया जाता है, और जिसके माध्यम से तो दोस्तों दोनों देशों को विद्युत आपूर्ति की कमी के बारे में जो प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। दोस्तों, वर्तमान में दोनों देशों के मध्य जो है मध्य बाह्य सीमा पर विद्युत विनिमय सुविधा केंद्र परिचालन में है। अफगानिस्तान के संबंध में देख लेते हैं कौन सा बांध है जिसके संबंध में मैत्री समझौता हुआ था। तो दोस्तों वो सलमा बांध था, जिसके माध्यम से जो 2016 में जो दोस्तों ये समझौता होता है। जून 2016 में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो प्रधानमंत्री हैं उनके माध्यम से ये, और राष्ट्रपति वहाँ के जो अशरफ गनी थे, इस समझौते पर जो है हस्ताक्षर होते हैं। तो आज ये प्रावधान सही है, बाकी दोनों ये प्रावधान गलत है। यदि दोस्तों हमारे इस चैनल जाब इंस्टीट्यूट को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद।